हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और आज आपकी दूसरी क्लास है सीटेट सितंबर 2026 की। एक क्लास हम कल कर चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बनती रहेगी चैनल पर। तो इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं पिछले 15 सालों के। 2011 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाले हैं। इसके अंदर हम फुल्ली एक्सप्लेनेशन से सारे मीनिंग समझ करके एक एक पॉइंट को एक एक शब्द का मीनिंग समझ करके इसको एक्सप्लेन करके सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन तैयारी आपकी शुरू होने वाली है। अभी एक ही क्लास हुई है तो बिल्कुल शुरू से आप तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल के साथ में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब लगातार क्लासेस चलेंगी, शाम 7 बजे डेली लाइव होगा और आपकी बेहतरीन ज़बरदस्त तैयारी होगी। शुरू करते हैं। चलिए, जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करके बता दो ऑडियो वीडियो एकदम बढ़िया आ रही है आपके पास। जी, सभी को गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो जल्दी से। और शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस तक लास्ट सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम बढ़ेंगे 26 की ओर। अगर किसी ने भी कल की क्लास नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको वैसे पहले ऊपर ही दिख जाएगी अभी वो। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है आपका। ले वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या। पहला ऑप्शन है नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है इनाम देने चाहिए, तीसरा है पाड़ प्रदान करनी चाहिए और चौथा ऑप्शन है सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके बाद देखते हैं किसका सही जाता है किसका गलत, और बाद में मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। चलिए, कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर सब लोग। जी सर, आप ऐप में क्लास जो है 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, वो मैंने आपको कल भी इंफॉर्मेशन दे दी थी उसकी, ठीक है। आप सब बैच ले लीजिए, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पास किया है 105 नंबर से। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं खुशी शर्मा। बहुत बढ़िया खुशी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, इसने बोला लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, उसका नाम क्या है, जल्दी कमेंट में लिखो एक बार, किस किस को याद है। सिद्धांत का नाम बता दो खाली मुझे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है, जल्दी कमेंट में लिख के बता दो। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो उस पर हम आते हैं तब तक। नकारात्मक प्रतिपुष्टि देना इनके सिद्धांत में नहीं आता। मतलब नकारात्मक का मतलब कि आपके काम में क्या कमियां हैं, बच्चे ने जो भी काम किया है उसकी कमियां गिनवाना, वो होता है निगेटिव फीडबैक देना, है ना। अच्छाई नहीं बता रहे हैं, केवल निगेटिव चीज आप बता रहे हैं। इनाम देना होता है, पुरस्कार देना, तो ये बाह्य भी प्रेरणा हो जाता है। तो इनाम मैंने आपको कल भी बताया था, इनाम, पुरस्कार, कोई भी काम करने के बदले कोई सामान देना बच्चे को या पैसे देना, ये सब बाह्य भी प्रेरणा है, तो ये भी निगेटिव रहता है क्योंकि इससे लालच बढ़ता है और बच्चे की बाह्य भी प्रेरणा बढ़ती है। पाड़ हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन जाएगा। पाड़ का मतलब होता है बच्चे की मदद करना। जब टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा किसी सवाल को सॉल्व करते समय या कोई भी काम करते समय बीच में अटक जाए और उसको हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो टीचर क्या करता है, उसको थोड़ा सा हिंट दे देता है कि ऐसे कर लो और थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, पूरी नहीं, आंशिक रूप से जो हेल्प करते हैं उसी को पाड़ कहा जाता है। और वाइगोत्स्की इसको सही मानता है ना। पाड़ को इंग्लिश में इसका फोल्डिंग कहते हैं। इंग्लिश वाला वर्ड ज़रूर याद रखना, क्योंकि इंग्लिश वाला हमेशा इसका फोल्डिंग ही रहेगा, हिंदी वाला बदलता रहता है। कई बार पाड़ की जगह पे मचान लिखा हुआ आ जाता है, कई बार आलम्बन लिखा हुआ जाता है, ये सब पाड़ के ही नाम है। पुनर्बलन जो है वो इनाम को ही कहते हैं, इसलिए ये भी निगेटिव टैग वर्ड में ही जाएगा आपका। जितने भी इस तरह के वर्ड हैं, पुनर्बलन हो गया, इनाम हो गया, सजा देना हो गया, पुरस्कार देना हो गया, ये सब निगेटिव में जाएंगे। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, आपने लिखा कमेंट में। हाँ लिखा है, चलो काफी लोगों ने लिखा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, पहला ऑप्शन है बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सहनिर्मित की जाती है। दूसरा ऑप्शन है सोच का बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं है। तीसरा ऑप्शन है तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन होता है। और डी ऑप्शन है सोच का भाषा के विकास में कोई संबंध नहीं है। चलिए, कमेंट में बताइए क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है इस प्रश्न का। और एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, जिसने भी नहीं किया है सभी लोग कमेंट को नीचे करके फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है जी। सर, आपसे पढ़कर
5 बार सीटेट क्लियर किया है और सेमिनार में बहुत मज़ा आया। क्या यूपीटेट का भी सेमिनार होगा? अच्छा, सीटेट के टॉपर पर कार गिफ्ट मिलेगा, क्या बैच लेना ज़रूरी है? हाँ, बैच लेना ज़रूरी है, बिना बैच के आप टॉपर बन भी नहीं पाएंगे, पहली बात तो ये है, क्योंकि बैच से ही टॉपर बनते हैं। इस बार भी जिसको बुलेट मिली है इनाम में, वो भी बैच के स्टूडेंट थे, तो नॉर्मली तो वैसे भी आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो बैच लेना तो आपको ज़रूरी है, उससे आपके नंबर भी ज़बरदस्त आते हैं और इनाम भी मिलता है आपको। हाँ, यूपीटेट में भी सेमिनार करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यूपीटेट और सीटेट का इस बार मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ ही कर देंगे, क्योंकि वो दोनों एग्ज़ाम एक साथ ही आ जाएंगे। जब तक सीटेट यूपीटेट का रिजल्ट आएगा तब तक सीटेट भी हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ दोनों के सेमिनार मिक्स देखते हैं, वो जैसी कंडीशन बनेगी उस समय पे देखा जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, सोच का मतलब होता है चिंतन, है ना, और चिंतन का रिलेशन कौन से विकास से है, आप सबको पता चल रहा होगा। चिंतन का रिलेशन होता है संज्ञानात्मक विकास से, है ना, संज्ञान लिख रहा हूँ सिर्फ। तो संज्ञान जो है वो बच्चे के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये आपको देखना है, वाइगोत्स्की के अनुसार देखना है। बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सहनिर्मित होता है, पहला ही ऑप्शन आपका सही चला जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की हमेशा ये मानते हैं कि आप जो भी ज्ञान प्राप्ति करते हैं, चाहे वो कोई सा भी विकास हो, चाहे भाषा विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो या संज्ञानात्मक विकास हो, हमेशा समाज के साथ मिलजुल कर ही आप विकास को सीखेंगे, अकेला नहीं सीख सकता कोई भी प्राणी, कोई भी बच्चा। तो सहभागी क्रियाओं के माध्यम से आप हमेशा कोई भी चीज़ सीखेंगे, समाज में मिलजुल के ही सीखेंगे, ये इनके सिद्धांत का बिल्कुल जड़ है। और ये कहना कि बच्चों के संदर्भ में चिंतन की ज़रूरत ही नहीं है, तो बिना दिमाग का तो खाली डब्बा लेके घूमोगे क्या, है ना, तो जाहिर है बच्चों के लिए ज़रूरी तो है ही है सोच, है ना। और अनुबंधन वाली बात जहाँ भी आएगी, ये भी आपका हमेशा निगेटिव जाएगा, क्योंकि ये अनुबंधन जो है ये व्यवहारवाद में जाता है, यानी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के अंदर जाता है, जबकि वाइगोत्स्की जो है वो रचनावादी मनोवैज्ञानिक है ना। रचनावादी मनोवैज्ञानिक वो होते हैं जो काम को करके सिखाते हैं, यानी बच्चा ही काम को करेगा, और व्यवहारवाद वो होते हैं जो बाह्य पुनर्बलन के द्वारा बाहर से लालच देके दबाव डाल के काम करवाते हैं। तो व्यवहारवाद पुराने ज़माने का हो चुका है, अब नहीं चलता, ये नेगेटिव चला जाएगा। फिर आगे भी सेम चीज़ है कि भाषा के विकास में कोई संबंध नहीं है, तो संबंध तो सारे विकास के आपस में जुड़े हैं, आपका चिंतन आपके दिमाग में ही तो भाषा बनती है, तो जाहिर है भाषा से भी रिलेशन रहेगा। आंसर जो है पहला ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया? एक बार कमेंट में यस लिख दो जिसको बात समझ में आ गई है। बाकी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी, क्या कह रहे हो आप? सीटेट की नोटिफिकेशन आ गया है, 6 सितंबर को होगा ना? हाँ, 6 सितंबर को होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न है आपका, खालिस्तान दिया है, कौन सी कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं? प्रगतिशील कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रित, व्यवहारवादी या फिर पाठ्यपुस्तक केंद्रित? बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। चलिए सब लोग लिखिए अपना अपना आंसर। वीडियो को लाइक करते रहो जल्दी जल्दी से, जिसने नहीं किया ज़रा एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो फटाफट से। जल्दी से 500 लाइक कंप्लीट करो फटाफट। और इसने बोला आपसे कि किस प्रकार की कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, और बच्चे अपने अनुसार सीखेंगे, टीचर के अनुसार नहीं सीखेंगे, यानी बच्चों के हिसाब से आपको सिखाना है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा, और प्रगतिशील शिक्षा के अंदर ही आता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है नए नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, नवाचार इसको हम कहते हैं। प्रगति का मतलब प्रोसेस ही होता है, यानी प्रोग्रेस, आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आजकल के ज़माने में नई चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर के ज़रिए आप सिखाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा खुद ही काम को करता है। अब ऐसा नहीं होता कि केवल आपने टीचर ने बता दिया और बच्चे ने रट लिया, अब बच्चा प्रैक्टिकल करके सीखता है। तो ये इसी को हम प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा और बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से आप पढ़ाएंगे, आप अपनी मर्जी से नहीं पढ़ाएंगे। अगर अपनी मर्जी से पढ़ाने लग जाएंगे फिर तो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए? बाल केंद्रित चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न क्या कहता है?
बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, पहला ऑप्शन है सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, दूसरा ऑप्शन है एक निश्चित आईक्यू होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, तीसरा ऑप्शन है अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, और डी ऑप्शन है 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। चलिए कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है। जी, हम भी आ गए क्लास में। अच्छा जी, वेलकम है। अभी तक हमारे 500 लाइक्स कंप्लीट नहीं हुए भाई, जल्दी से करो जरा। 500 लाइक होने वाले हैं, ज़रा कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक करेंगे जिसने नहीं किया। और ये आज से आपकी जिम्मेदारी है। अब आप इस बात को सीख लो कि आपको क्लास में आते ही क्लास को लाइक ज़रूर करना है, ये आपकी गुरु दक्षिणा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे तो फ्री क्लासेस है ना, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके। तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक ज़रूर करेंगे सभी लोग। ये आपकी एज अ स्टूडेंट, आप छात्र हैं तो आपके शिक्षक के लिए ये गुरु दक्षिणा रहेगी, आपको लाइक ज़रूर करना है हर रोज़, ठीक है? ईमानदारी से। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है? पहले मनोवैज्ञानिक का नाम लिख दो जल्दी कमेंट में, किस किस को याद है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जल्दी से बता दीजिए एक बार। और कहा क्या है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं बल्कि बहुत प्रकार की होती है। बहू का नाम तभी पड़ा है ना? ये जो बहू है मतलब आपके घर वाली बहू नहीं है, ये बहू मतलब बहुत सारे, मल्टीपल। तो मल्टीपल बुद्धि होती है, एक नहीं होती, ये कहते हैं कौन? कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर, जिनको मैंने अभी पूछा था आपसे मनोवैज्ञानिक का नाम। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धि मौजूद है। लेकिन यहाँ पर इसने कहा सामान्य क्षमताओं का एक समूह है। समूह तो है, लेकिन सामान्य क्षमताओं का नहीं है, विशेष क्षमताओं का है। आपके दिमाग में जितनी भी क्षमताएं हैं वो सारी स्पेशल हैं, वो कोई आम थोड़ी है, सामान्य थोड़ी है। एक निश्चित आईक्यू होगी? नहीं, आपकी आईक्यू निश्चित नहीं होती, उसको बढ़ाया जा सकता है। आपकी बुद्धि जो है वो ट्रेनिंग के माध्यम से या पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान के माध्यम से बढ़ सकती है। अलग अलग मात्रा में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, ये आंसर आपका राइट जाएगा। 5 प्रकार की होती है क्या? नहीं तो 8 या 9। एनसीईआरटी के हिसाब से 8 और साइकोलॉजी के हिसाब से 9 प्रकार की बुद्धि होती है। तो 5 प्रकार का जिक्र तो है ही नहीं, है ना? तो आंसर जो जाएगा आपका सी ऑप्शन जाएगा। किस किस को समझ में आ गया जरा बताओ, बोलो जल्दी बोलो। अगला प्रश्न है, बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक कौन है? नोम चॉम्स्की, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर या फिर लेव वाइगोत्स्की? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका। कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी, सर जी का पढ़ाने का अंदाज भी कमाल है, लाइव क्लास में हर बच्चा बेमिसाल है, वाह। जो एक बार दिल से समझ ले उनकी बात, उसका सिलेक्शन होना भी पक्का ख्याल है। क्या नाम है आपका? नाम तो आपने लिखा नहीं, लेकिन शायरी बहुत अच्छी लिखी है, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इसने क्या पूछ लिया। बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि वे स्वचिंतन में काम आती है। अब आप यहाँ पर, मुझे पता है, दो ऑप्शन पे जा रहे होंगे आप, है ना? ज़्यादातर यहाँ पर डिफरेंट आंसर आएंगे। एक तो सेकंड ऑप्शन आपका दबा के चल रहा है और एक डी ऑप्शन दबा के चल रहा है ना? या तो ये या तो ये। अब यहाँ 50-50% का चांसेस है कि आप सही हैं, आप या गलत हैं। अब कौन सही है कौन गलत? आप सब ने जैसे ही यहाँ संज्ञानात्मक विकास देखा है तो ज़्यादा जनता कहाँ जाएगी? जीन प्याजे के पास। लेकिन जीन प्याजे इसका आंसर है ही नहीं, इसका आंसर है लेव वाइगोत्स्की। क्यों है, समझ लेते हैं बात को। इसने बात संज्ञानात्मक विकास के बारे में नहीं पूछी, इसने बात पूछी है निजी भाषा के बारे में। यहाँ बात ये कही गई है कि बालक की जो निजी भाषा है, प्राइवेट स्पीच, जो बच्चा खुद से बातें करता है, अकेले बैठ के भी मन मन में बातें करता रहता है, वो भाषा उसकी संज्ञानात्मक विकास को बढ़ा रही है। यही लिखा है लाइन में कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। ये बात वाइगोत्स्की ने बोली है, क्योंकि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है भाषा विकास पहले होता है।
और फिर भाषा जो है वो आपके संज्ञान में मदद करती है। और जीन प्याजे के हिसाब से संज्ञानात्मक विकास पहले होता है और भाषा बाद में आती है। तो ये दोनों में अपोजिट फर्क है। तो यहाँ पर आप जाहिर है देख सकते हैं कि निजी भाषा जो है वो संज्ञान को बढ़ा रही है, इसका मतलब भाषा पहले आई है। ये बात वाइगोत्स्की ने बोली है। आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्लियर। दूसरी चीज चलो एक और बता देता हूँ। ये जो शब्द है निजी भाषा का, ये दिया ही वाइगोत्स्की ने। जो जीन प्याजे का जो वर्ड है वो है आत्म केंद्रित भाषा। समझे बात को? क्लियर है? बोलो यस और नो। चॉम्स्की ने भी कहा है, चॉम्स्की ने भी कहा है, लेकिन ये नहीं कहा। चॉम्स्की की बातें अलग है। चॉम्स्की ने जो बात बोली है वो ये है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। उनका कॉन्सेप्ट अपने आप में अलग है। उनका कहना है कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसके दिमाग में ऐसी डिवाइस है जो उस भाषा को सीखने के लिए रेडी है, इसीलिए बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है। ये चॉम्स्की कहता है। चॉम्स्की का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट अपने आप में अलग है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है? पहला ऑप्शन है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। और डी ऑप्शन है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को? लिखो अपना आंसर। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर, और कमेंट नीचे करके एक बार लाइक करेंगे सब लोग जिसने नहीं किया। बहुत बढ़िया। देखिए इसने बोला जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है। अब जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब तो आपको पता ही है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव हो रहा है। टीचर जो है लड़कियों को ज़्यादा सम्मान दे रहा है, लड़कों को कम दे रहा है, या लड़कों को ज़्यादा दे रहा है, लड़कियों को कम। इसको अगर हम कम करना चाहें तो इनमें से कौन सा तरीका सही रहेगा? अगर अलग अलग बिठाएंगे तो इससे तो रूढ़िवादिता बढ़ेगी, घटेगी थोड़ा। लड़कियों को अलग बिठा रहे हैं, लड़कों को अलग, तो उनके बीच में कभी बात ही नहीं हो पाएगी, है ना? तो इससे तो रूढ़िवादिता बढ़ जाएगी। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना। तो जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान नहीं देना आपको, बल्कि उन भूमिकाओं को कम करना है। यानी कि आपने कुछ ऐसे रूल्स बना रखे हैं कि ये काम लड़कियों के होते हैं, ये भूमिका लड़कों की होती है। अगर कोई भारी सामान उठाना है, मान लीजिए स्कूल में जो है बगीचे में खुदाई करनी है, तो लड़कों से ही करवाएंगे, है ना? पेंटिंग बनानी है तो लड़कियों से करवा रहे हैं। तो ये आपने पहले से ही विशिष्ट भूमिकाएं तय कर दी, तो इसको तो खत्म करना है ना, इसको रखना थोड़ी है। यहाँ भी सेम चीज़ हो रही है। अगर आप अलग अलग खिलाएंगे तो वो कभी एक दूसरे का सम्मान करना ही नहीं सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, जेंडर रूढ़िवादिता पर बच्चों के साथ चर्चा करनी है। और जब आप चर्चा करेंगे तो बच्चे अपने मन की बात आपके सामने रखेंगे और आप उनको सही जवाब दे पाएंगे। तो उनके दिमाग में जो भी पुरानी बातें हैं या जो भी गलत कॉन्सेप्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। तो चर्चा करना एक बेस्ट तरीका होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए। तीसरा है मूल्यांकन के तरीके में बेहद अनम्य होना चाहिए। और डी है एक समान व मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही लगता है। ऑल सब्जेक्ट की क्लास कराइए सर जी, ऑल सब्जेक्ट की भी कराएंगे, टेंशन ना लो। न्यू स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, तभी आपको न्यू क्लासेस मिल पाएंगी। और हमारे 500 लाइक्स होने में लास्ट लाइक बचा है, बताओ कौन कर रहा है? 500 लाइक कौन कंप्लीट करेगा? कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो। कौन है वो लक्की पर्सन जो 500 लाइक करेगा? अब देखिए इसने बोला क्या आपसे, इसने बोला सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त बनाना है।
आपका टीचिंग स्टाइल या आपका पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चे को फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे तो समझ रहे हैं और बाकी बच्चे समझ नहीं पा रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों को संलग्न करो और विविध तरीके अपनाओ। संलग्न में एक्टिव हो गए बच्चे आपके सारे के सारे, और विविध तरीके इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि सभी बच्चों के सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो एक ही तरीके से सारे बच्चे नहीं सीखेंगे, लेकिन अगर आप बहुत सारे तरीके, जैसे आप बोल के भी समझा रहे हो, आप बोर्ड पे लिख के भी समझा रहे हो, आप कोई एक्टिविटी भी करवा रहे हो और आपस में डिस्कशन भी करवा रहे हो, तो बच्चा एक तरीके से नहीं सीखेगा तो दूसरे तरीके से सीख जाएगा, दूसरे से नहीं तो तीसरे से। तो सभी बच्चे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल एक तरीके से समझा रहे हैं कि आए, खड़े हुए और बोल के समझा दिया और बात खत्म हो गई, तो कुछ बच्चे समझ जाएंगे, बाकी नहीं समझ पाएंगे। तो आपको इसीलिए विभिन्न तरीके अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि स्वीकार करना है, समझना है उसको। मूल्यांकन का तरीका अनम्य नहीं होना चाहिए। अनम्य का मतलब होता है जिसमें लचीलापन ना हो, सख्त हो जो। तो हमें तो लचीला चाहिए ना, ताकि हम बदलाव कर सकें। एक समान और मानकीकृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि बच्चे ही अलग अलग हैं, बच्चों का अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है, उनके सीखने का तरीका अलग अलग है, तो पाठ्यचर्या भी तो अलग अलग ही होनी चाहिए, एक समान थोड़ा होगी, है ना। तो यहाँ जो है पहला ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? बोलो, क्लियर हो रहा है? सर चैप्टर के साथ पढ़ाइए, अच्छा। पीवाईक्यूज तो चैप्टर के साथ नहीं होते, उसकी क्लास अलग से करेंगे। पीवाईक्यूज तो पीवाईक्यूज ही रहेंगे। यूपीटेट की क्लास स्टार्ट करवाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपका क्लास करके सीटेट पास किया है। क्या नाम है आपका? गोसिया खातून, चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 500 वाला एक मैंने पूरा किया है, अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? ना, सरफराज, चलिए बहुत बढ़िया। सीटेट में मैथिली भाषा होगा क्या सर? सीटेट में मैथिली भाषा शायद नहीं है, मैथिली नहीं है उसमें। अब देखिए, इसने बोला आपका कथन ए, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। और तर्क है, बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से, ये आपको बताना है। चलिए कमेंट में बताएंगे आप। देखिए, इसने बोला एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं एकमात्र तरीका होगी, ये बात गलत हो जाएगी आपकी। क्योंकि स्मरण पर आधारित कक्षाएं का मतलब ये हो गया कि आप रट्टा लगवा रहे हो टीचर बच्चों से, सिर्फ उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे हो, है ना। तो केवल, और ये कहना कि लिखित परीक्षा एकमात्र तरीका है, तो हमने तो अभी बात की है कि एक बच्चे एक जैसे है ही नहीं, बच्चे ही व्यक्ति की विभिन्नता वाले हैं। तो आप एक तरीके से सबका मूल्यांकन नहीं ले सकते, आपको अलग अलग तरीके से लेना पड़ेगा। कुछ बच्चे आपको रिटर्न में दे देंगे, कुछ बच्चों से आपको मौखिक रूप से मूल्यांकन करना पड़ेगा। बच्चे रटकर स्मरण करेंगे तो क्या सबसे बढ़िया सीखेंगे? नहीं, रटकर बढ़िया नहीं सीखेंगे, काम को करके बढ़िया सीखेंगे। दोनों ही ऑप्शन गलत हैं आपके, तो डी ऑप्शन राइट जाएगा। ए और आर दोनों ही गलत हैं आपके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कथन ए है आपका, समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई एवं अन्य विशेषताओं को ना देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। और तर्क है, समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। तो ए और आर के हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए कमेंट में बताएंगे आंसर। पेपर 2 के लिए भी है क्या? हाँ बिल्कुल, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि सीडीपी कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो दोनों का साथ में चला रहे हैं।
मैं कल आपकी फर्स्ट क्लास की थी, 25 क्वेश्चंस में से 20 सही हुआ है मेरा। थैंक यू गुरुजी। ऐसा लग रहा है आपकी डेली क्लास करके सीटेट अच्छे से निकल जाएगा। 100% निकलेगा सीटेट आपका। पुराने स्टूडेंट्स का निकला है तो आपका भी निकलेगा, जाहिर है। समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चे में जितनी भी विभिन्नताएं हैं, ये देख रहे हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, उन सबको ना देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन करना है। तो ये बात सही है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि सारे बच्चे एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ सकें। उनके लिए आपको एडजस्टमेंट करना है, उनके लिए जो सुविधाएं ला सकते हो लेके आओ। समावेशन एक व्यापक दर्शन है, यानी बड़ा, व्यापक मतलब बड़ा, जिसमें केवल दिव्यांग बच्चों तक ही नहीं सीमित है, बल्कि इसमें सभी प्रकार के बच्चे आते हैं। समावेशन में सभी प्रकार के बच्चे आएंगे। तो दोनों ही बातें सही हैं और दोनों ही बातें समावेशन से रिलेटेड है, तो व्याख्या भी सही हो जाएगी। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका सीखने में अवरोधक के रूप में, दूसरा है विविधता को नजरअंदाज करना चाहिए, तीसरा है विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, और डी ऑप्शन है एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। चलिए कमेंट करके बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। सब लोग लिखिए अपना अपना आंसर। ये हमारी डेली लाइव क्लास जो है शाम को 7 बजे होती है भाई, तो सभी लोग शाम को 7 बजे जुड़ेंगे हमारे साथ, ठीक है। लाइव जो होगा वो डेली शाम को 7 बजे होगा। और अब मैं 1-2 दिन बाद जो है, कुछ ही दिन के अंदर मैराथन क्लास भी करूँगा, तो आपको डेली लाइव आना है। 7 बजे मैराथन होगी, उसमें एक सब्जेक्ट को एक बार में ख़त्म करेंगे निचोड़ के साथ। तो आप सब लोग अब रेडी हो जाओ पढ़ाई करने के लिए, ज़बरदस्त तैयारी आपकी होने वाली है। लाइक करते रहो भाई, क्योंकि हमारा 1,000 का टारगेट है। 1,000 लाइक तो करेंगे जल्दी जल्दी। प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को कैसे देखना है? विविधता का मतलब क्या हुआ? डाइवर्सिटी, यानी आपकी क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, उसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। कुछ बच्चे दृष्टि बाधित हो सकते हैं, कोई श्रवण बाधित होगा, कोई सामान्य बच्चे होंगे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, कुछ ऐसे जो बहुत कम बोलते होंगे, अलग अलग प्रकार के। तो क्या ये सीखने में अवरोधक है? नहीं, कोई रुकावट नहीं आएगी। क्या आप विविधता को नज़रअंदाज करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपने विविधता को नज़रअंदाज किया तो आप कभी भी अच्छी टीचिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे बच्चों को आप सही तरीके से पढ़ा नहीं पाएंगे। विविधता को कम करने के लिए, पहली बात तो विविधता को कम करना आपका काम है ही नहीं, और आपको कम भी नहीं करनी। जो बच्चों की विशेषताएं हैं उसको ख़त्म नहीं करेंगे आप, बल्कि उन विशेषताओं के अनुसार ही पढ़ाई करवाएंगे। तो आपको पहली बात तो कम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मानकीकृत पाठ्यचर्या वैसे ही निगेटिव टैग वर्ड है। तो आपका आंसर राइट होगा डी ऑप्शन। विविधता को एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। यानी आप विविधता को एक्सेप्ट करो और उन्हीं की जो विशेषता है उसको एज अ मीडियम इस्तेमाल कर लो, यानी उनको पढ़ाने के लिए उन्हीं गुणों का इस्तेमाल कर लो। तो आपका जो आंसर जाएगा डी ऑप्शन जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, कैसी लग रही है क्लास आपको? बताएंगे ज़रा एक बार कमेंट करके, फीडबैक बताओ। समझ में आ रहा है सब चीज़ें? कैसी लगी क्लास? अगला प्रश्न है, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होता है, ये किसका लक्षण है? लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य, स्वलीनता या पठन वैकल्य। इंग्लिश में भी ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट। डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ऑटिज्म या डिसलेक्सिया। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ जी। ऑनलाइन क्लास क्या रहेगा समय? डेली 7 बजे से बताइए। 7 बजे से ही रहेगा, और क्या बताना है इसमें? चलिए, इसने बोला कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में दिक्कत आ रही है। दो चीजें हैं इसमें, एक तो सामाजिकता, एक संवाद। ये ऑटिज्म का लक्षण है। किसका? ऑटिज्म का, जिसको हम स्वालीनता कहते हैं।
ऑटिज्म वाले बच्चों के और भी लक्षण होते हैं, कहूँ तो बता दूं? यस लिख दो कमेंट में अगर चाहते हो कि और भी बता दूं। लेखन वैकल्य होता है आपका क्या, जिसको लिखने में दिक्कत है। गुणज वैकल्य जिसको गुणा भाग पूरे गणित में कैलकुलेशंस में दिक्कत है। पठन वैकल्य जिसको पढ़ने में दिक्कत है यानी डिसलेक्सिया। त्वलीनता वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है व्यवहार में। किसमें? बिहेवियर प्रॉब्लम होता है इसमें। इसमें कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। एक तो जैसे बातचीत करने में भाषा की कमी होती है इनमें, ठीक है, भाषा कम होती है इनमें। इनमें सामाजिक विकास भी कम ही होता है, थोड़ा सा सामाजिक विकास कम होता है। अकेले रहना पसंद करते हैं। ये ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं है और ये आई कांटेक्ट भी नहीं करते। आपसे बात करेंगे तो नीचे नज़रें झुका के करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे ये, ठीक है। इनको अपने डेली रूटीन में बदलाव पसंद नहीं होता। डेली रूटीन में बदलाव नहीं चाहिए इनको। इनको एक ही जैसा डेली रूटीन चाहिए, जो काम जिस समय होना है वही होगा। तो ये इसके कुछ खास लक्षण होते हैं जो ऑटिज्म वाले बच्चों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने समय तक रहेगा प्रतिदिन? यही लगभग 1.5 घंटे की हम क्लास करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी मैराथन करेंगे तो वो चलेगी आपकी 5 5 घंटे तक। सर मैं पंकज ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ, सीटेट पास किया हूँ आपसे पढ़कर, आपसे बात करने की बेचैनी है। अच्छा, कोई बात नहीं, बात आपकी ज़रूर करेंगे आपसे। आप एकेडमी वाले फ़ोन पे कॉल कीजिएगा, उनको इन्फॉर्मेशन लिखवा दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे आइए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? पहला ऑप्शन है कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना। दूसरा है विभिन्न प्रकार का दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देना। तीसरा है बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकलनात्मक चित्रण हो। और फोर्थ है आपका कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित अभिलिखित सामग्री देना। तो इनमें से जो पॉजिटिव लगे वो चुन करके उसके हिसाब से आंसर देना है आपको। कमेंट में बताओ जल्दी से, बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको। सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच जी। मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूँ मुजम्मिल। अच्छा, टेट के लिए कब क्लास है? टेट के लिए भी डेली करेंगे अब। मैं बस उसके ही सोच रहा हूँ कि किस टाइम पे उसको रखा जाए, बस जल्दी से इसको शुरू करेंगे, ठीक है। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसने बोला है एक दृष्टिबाधित बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता। तो ऐसे बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन समायोजन क्या होगा, एडजस्टमेंट, सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट क्या होगा? पहली चीज, कक्षा में जरूरी बाधाओं को हटा दो। सही बात है, यानी अगर आपके क्लास में बीच में कोई भी सामान पड़ा है, कोई स्टूल, कोई किताब, कोई भी चीज जिसमें बच्चा जो है वो टकरा के गिर सकता है या कुछ भी, कि उसको अपनी सीट से चल के आने में ही दिक्कत हो रही है, तो ऐसी चीजों को बीच में से हटा दिया जाए, क्लास का रास्ता साफ रखा जाए। विभिन्न प्रकार की दृश्यिक प्रस्तुतिकरण दिए जाएं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चा है तो दृश्यिक प्रस्तुतिकरण उसके किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो तो देख ही नहीं सकता ना। तो प्रेजेंटेशंस, प्रिंट आउट, नोट्स, किताबें उसके किसी काम की नहीं है, उसको तो मौखिक चाहिए। बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो। यहाँ पे भी बात चित्रण की ही हो रही है, तो चित्र भी उसके किसी काम के नहीं होंगे क्योंकि वो तो देख ही नहीं सकता। तो चित्र चाहे संकल्पनात्मक हो चाहे कैसे भी चित्र हो, चित्र उसके काम नहीं आएंगे। कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित, अभिलिखित का मतलब होता है रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, जैसे फोन में रिकॉर्ड कर दिया, टैप रिकॉर्डर में आपने बोल करके लेक्चर को रिकॉर्ड कर दिया, उसके काम आ जाएगा। पहला और चौथा सही है यहाँ पे, यानी कि आपका आंसर है सी ऑप्शन। समझ में आया? बोलो जल्दी एक बार कमेंट में यस और नो, जल्दी बोलो। अगले प्रश्न पे आते हैं। रचनात्मकता की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है भाई? पहला ऑप्शन है अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। दूसरा है अभिसारी सोच, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। तीसरा है निष्क्रिय नकल की क्षमता। और डी है आपका गद्यांशों को रटने का कौशल। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कमेंट में लिखिए अपना आंसर। यस सर, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो 700 लाइक्स हमारे होने वाले हैं भाई, 2 लाइक कम है, बताओ कौन पूरे करेगा, जल्दी से बताओ।
कमेंट को एक बार नीचे करके लाइक कर दो जल्दी, 700 लाइक पूरे करेंगे जिसने नहीं किया, ईमानदारी से सब लोग करेंगे। डीपीएसई वाले बच्चे भी सीटेट का पेपर दे सकते हैं क्या? डीपीएससी क्या होता है, मुझे समझ ही नहीं आया। डीएससी तो होता है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, डीपीएससी का मुझे पहले फुल फॉर्म बताओ, उसके हिसाब से बताऊंगा मैं आपको। अब इसने बोला रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। रचनात्मकता हम कहते हैं क्रिएटिविटी को, यानी कुछ नया करना और विभिन्न प्रकार से सोचना। रचनात्मकता का सबसे बड़ा जो विशेषता है, एक तो यह है कि नई सोच, यानी कुछ नया सोच रहे हैं आप, और दूसरी बात होती है कि कई प्रकार से, यानी विभिन्न प्रकार से सोच रहे हैं आप। ये दो खासकर, है ना, ये दो खास विशेषताएं हैं रचनात्मकता की हमेशा। तो इसमें हमारा आंसर जाएगा अपसारी सोच, क्योंकि कई अलग अलग विचारों पर आप विचार कर रहे हैं और कई अलग अलग प्रकार से सोचने की क्षमता आपके अंदर है, तो इसी को क्रिएटिविटी कहेंगे। अभिसारी सोच यानी केवल एक ही तरीके से आप सोच पा रहे हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा, वो क्रिएटिविटी नहीं है, फिर वो रट रहे हैं आप। नकल करेंगे आप तो भी दिक्कत है, उसमें भी आपके अंदर कुछ नई सोच नहीं आ रही है। गद्यांशों को रटेंगे, रटना भी आपका निष्क्रिय ही काम है, रटने में कोई नई सोच या नया दिमाग नहीं आता, कोई नई इन्फॉर्मेशन भी आप नहीं सीख रहे। तो आपका जो आंसर है वो पहला ऑप्शन जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा काम नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों की उनके पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए। और डी ऑप्शन है स्व मूल्यांकन के अवसर प्रदान करने चाहिए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सब लोग लिखेंगे आंसर। सर मेरा सीटेट क्लियर हो गया है फरवरी। बहुत बढ़िया भाई। लिखो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। और अब आपको रोज लाइव आना है भाई, अगर सीटेट को बढ़िया करके पास करना है तो रेगुलर काम करना पड़ेगा। डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल एजुकेशन वालों को पहली बात तो सीटेट की ज़रूरत ही नहीं होती, और अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नर्सरी, वहीं नर्सरी के टीचर आप बनेंगे, उसमें सीटेट की ज़रूरत ही नहीं है। यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा काम नहीं करना। परिणाम से अधिक प्रक्रिया पे ध्यान देना है, ये तो अच्छी बात होगी, पॉजिटिव है, तो आप प्रोसेस में लग रहे हैं, बच्चा काम करेगा, एक्टिविटी करेगा। बच्चों की आपस में तुलना करना ये नहीं करना आपको, बस बच्चों की आपस में कंपैरिजन नहीं करनी, ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि बच्चे एक जैसे नहीं होते, बच्चों की अपनी अपनी विशेषता अलग अलग है। तो हर बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करेगा। विद्यार्थी की उसके पूर्व निष्पादन से तुलना कर सकते हो, ये सही बात है कि बच्चे को एक महीने पहले कितनी चीज़ें आती है, अब कितनी आती हैं, उसमें कंपैरिजन करेंगे तो इसमें आपको फीडबैक अच्छा मिलेगा, ये पॉजिटिव है। सेल्फ इवेल्युएशन यानी बच्चा खुद ही अपना मूल्यांकन कर रहा है, तो उसको करने दो, इससे भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा, बच्चे को पता चलेगा कि मैं क्या सीख रहा हूँ, कैसे सीख रहा हूँ। यहाँ पर निगेटिव पूछा था, निगेटिव बात जो है वो सेकंड ऑप्शन में कही गई है। अगला प्रश्न है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है या फिर व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र है, या केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनरूपण की प्रक्रिया है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सब लोग लिखेंगे। जल्दी लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर। बहुत अच्छे। इसने बोला सीखना निष्क्रिय तो हो नहीं सकता भाई, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि काम को करके सीखेंगे आप। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, हाँ होता है। अब व्यक्तिगत कारक क्या होते हैं, जो आपके इंटरनल विशेषताएं होती है ना, जैसे मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है,
मेरे सोचने की क्षमता, मेरे इंटरेस्ट, रुचि, जो आपको आनुवंशिक रूप से आपके अंदर इनबिल्ट विशेषताएं हैं, यानी बाहर के समाज से नहीं आ रही हैं बल्कि आपके अंदर से। आपकी बुद्धि कैसी है, आपको कौन सा काम करने में मज़ा आता है, पढ़ने का तरीका कैसा है आपका, है ना, ये चीज़ है। तो हाँ, जाहिर है इनसे आपकी लर्निंग इफेक्ट होगी। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग है, अलग नहीं है, आपकी लर्निंग पे आपके समाज का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। केवल जानकारी का प्रत्याहार यानी कि आपको दोहराना है केवल, नहीं, केवल दोहराना लर्निंग नहीं होती, बल्कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना लर्निंग होती है ना। तो आंसर जो होगा आपका सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, कथन ए है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। और तर्क है, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो ए और आर के हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका। चलिए कमेंट में लिखेंगे आंसर। हाँ, लिखते रहो अपना अपना आंसर सब लोग। हम ऐप डाउनलोड कर रहे हैं पर पासवर्ड मांग रहा है और हमको नहीं पता है पासवर्ड। यार पासवर्ड तो तुम्हें ही पता होना चाहिए क्योंकि बनाया तो तुमने ही होगा, है ना। तो फॉरगेट पासवर्ड कर लो, उसमें नंबर पे फिर ओटीपी आ जाएगा, फॉरगेट पासवर्ड करके नंबर पे ओटीपी डालो अपना, फिर खोल लो उसको। ऐप लॉगिन करने वाली बात आपके हाथ में होती है, मेरे हाथ में नहीं होती, ठीक है। अब ये थोड़ा मैं हर आदमी का, आपके लिए लाखों स्टूडेंट्स का जा जाके ऐप लॉगिन करवा के दूंगा। ऐप लॉगिन तो आपको करना है, यूट्यूब भी तो लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम भी तो लॉगिन करते हो, लॉगिन करना तुम्हारे हाथ में, मेरे थोड़ी है। थोड़ा सा समझदारी दिखाया करो। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और नियंत्रण रखना चाहिए बच्चों पर। कोई ज़रूरत नहीं है नियंत्रण रखने की, वो पुराने ज़माने की बात है कि डंडे से लेके जो है टीचर बच्चों के पीछे रहता था, चलो। तो वो चीज़ें अब नहीं है। अब नियंत्रण नहीं रखते, आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हैं, बच्चों की पसंद नापसंद को समझते हैं और उस हिसाब से पढ़ाते हैं। बच्चे तब सीखेंगे जब टीचर उन पर पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। ये बात भी गलत है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंट्रोल करने की। दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो गए। ठीक है जी, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है। खाली स्थान दिया है, वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषाई बुद्धि। चलिए कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। अब बच्चों का राज चलता है, हाँ अब बच्चों का राज चलता है। सर मैं आईफोन का पासवर्ड भूल गई हूँ, अब क्या करूँ। अबे यार, तो मैं क्या बोलूँ तुम्हें, है ना। घर में ताला लगा के उसकी चाबी समुद्र में फेंक दो और फिर मुझसे आगे कहो सर मैं अपने घर के ताले की चाबी भूल गई हूँ, बताओ क्या करूँ। अब मैं, मुझे क्या पता तुम क्या करोगे भाई। तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में है, मैं क्या करूँ इसमें। तुम पासवर्ड भूलो, पासवर्ड याद करो, पासवर्ड बनाओ। कैसे कैसे सवाल करते हो यार। मैं कोई तुम्हारा भाई आईफोन की आईडी का पासवर्ड तुम्हें ही पता होगा, मुझे थोड़ा ही पता होगा। नहीं याद है तो फॉरगेट कर लो उसको। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी होता है ना। तुम यार समय खराब कर रहे हो मेरा, मुझे लग रहा। कौन सी बुद्धि वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाते बनाते हैं भाई, और विचारों के बीच में वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण और संबंध बनाना, पैटर्न बनाना, ये सब कुछ रीजनिंग का कमाल होता है ना। आपके दिमाग का तर्क, आपकी तर्क क्षमता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो बुद्धि होगी वो भी तार्किक बुद्धि ही होगी आपकी, तार्किक गणितीय बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि आपके फिजिकल कामों में भागना, दौड़ना, खेलना कूदना, इसमें काम आती है। अंतर व्यक्ति इमोशंस पे कंट्रोल करती है, भाषाई बुद्धि बोलने पे। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट है आपका, सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा। जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन या फिर जेंडर समानता। लिखिए अपना आंसर, बताइए इनमें से कौन सा सही लग रहा है।
चलो लिखो अपना अपना आंसर सब लोग। हाँ जी, खाने में नमक ज़्यादा हो गया सर जी, कैसे ठीक करें, ये भी सर से ही पूछ लो। हाँ तो पानी मिला दो 1 किलो उसमें। इसका तो मैं बता दूंगा, इसका तो सही है तरीका है ना। अगर खाने में नमक ज़्यादा हो गया है तो उसमें 2-4 लीटर 1 बाल्टी पानी डाल दो, उसमें नमक ख़त्म। फिर नमक का पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ गया नमक। सबसे बढ़िया तरीका है। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक टिप्पणी है कि बहादुर बनो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, वो भी कमज़ोर। यानी इनडायरेक्टली आप लड़कियों को कमज़ोर कह रहे हो, है ना, और लड़कों को बहादुर कह रहे हो। यानी आप जेंडर के हिसाब से काम चला रहे हो, जेंडर रूढ़िवादिता है, जाहिर सी बात हो गई। सेकेंड ऑप्शन राइट जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सतत और समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है। तो पहला ऑप्शन है, इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण और नामीकरण है। दूसरा है, यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मनन करने का अवसर देता है। ये मनन है ना। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। और डी ऑप्शन है आपका, यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। इनमें से बताओ कौन से पॉजिटिव ऑप्शन लग रहे हैं आपको। चलो लिखो अपना अपना आंसर कमेंट में। हाँ जी आसिफ जी, ये बात तो मैंने आपकी सवाल का जवाब कल भी दिया था। आपने बोला है कि डीएलएड बीएड 2025 से 27 वाले सीटेट भर सकते हैं क्या, तो हाँ भर सकते हैं। सर हम बैच लेना चाहते हैं लेकिन ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो भाई डाउनलोड में आपका नेटवर्क नहीं चल रहा होगा ठीक से, बाकी तो और कोई दिक्कत आएगी नहीं। जहाँ पर नेटवर्क सही आ रहे हो वहाँ जाकर डाउनलोड कर लो। सर आपने यूपीटेट के बैच डिस्काउंट के लिए बोला था बताएंगे, कल बता दिया था। आप ही लेट हैं। कल डिस्काउंट निकल के ख़त्म भी हो गया। कल बैच पे ऑफ़र निकल भी गया और ऑफ़र ख़त्म भी हो गया। अब तुम लोग कहाँ रहते हो पता नहीं। तभी तो अब क्लास में आओगे तो पता चलेगा ना। अब तो ख़त्म है अब ऑफ़र। ऑफ़र अभी भी है पर कल ज़्यादा ऑफ़र था, वो वाला ऑफ़र अब नहीं मिलेगा। सतत और समग्र मूल्यांकन के प्रमुख लक्षण कौन से हैं। सतत मतलब लगातार, समग्र का मतलब सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो क्या इसका उद्देश्य बच्चों को अलग करना है, बच्चों को नाम देना है, अलग अलग पृथक करना, नहीं। क्या ये इसका उद्देश्य ये है कि टीचर अपने शिक्षा शास्त्र पर यानी अपने टीचिंग स्टाइल पर थोड़ा सा चिंतन करे, तो ये सही बात है। मूल्यांकन का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को आकलन करना नहीं होता, टीचर का आकलन करना भी होता है कि हमने जो पढ़ाया क्या वो तरीका सही था या नहीं। मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानेगा, बिल्कुल सही बात है। जो आपकी जो आप परीक्षा ले रहे हैं बच्चे की, जो वीकली या डेली डेली जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि लर्निंग और अच्छी हो सके। तो सीखने का हिस्सा ही है ना मूल्यांकन। डर और चिंता पैदा करना आपका काम नहीं है। आप कोई सनी देओल थोड़ी है जो बच्चों को डरा डरा के मारेंगे। तो दूसरा और तीसरा सही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्याय स्मरण को। पहला ऑप्शन है, आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी। दूसरा है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तीसरा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। और डी ऑप्शन है, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। चलिए कमेंट में बताइए आंसर। चलो हमारे 800 लाइक्स होने वाले हैं भाई। 3-4 लाइक बचे हैं, तो बताओ कौन पूरा करेगा। ज़रा एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो सब लोग। अच्छे बच्चों की तरह ईमानदारी से लाइक किया करो, क्योंकि अब आपको इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं तो आपकी तरफ से एक लाइक ही चाहिए होता है। इसने बोला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है जो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाएगा। मैंने आपको कल ही इसकी ट्रिक बता दी, सिंपल सी। चारों में से ऐसा प्रश्न जिसका एक से ज़्यादा उत्तर हो सके, फिक्स आंसर ना हो, वही सही आंसर है। आखिरी जनगणना किस वर्ष हुई थी, एक ही उत्तर होगा फिक्स। महात्मा गांधी का जन्म एक ही बार हुआ होगा, 2 बार तो हो नहीं सकता। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एक ही होंगे। समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को कैसे बढ़ावा मिलेगा, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसका हर बच्चा अपना अपना जवाब दे सकता है और तरीके भी बहुत सारे हैं। तो इसमें सोचने के लिए जगह मौजूद है। इसमें सोचने के लिए जगह ही कहाँ है। अगर मैं आपसे कहूँ भारत की राजधानी क्या है,
तो इसमें सोचने का अपना चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही पता है ना, फिक्स है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ पानी की कमी को दूर कैसे किया जाए, तब आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, है ना। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना है। पहला ऑप्शन है अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। दूसरा है उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। सी ऑप्शन है आपका उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए परंतु पढ़ाई पर नहीं। और डी ऑप्शन है प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, कमेंट में लिखिए अपना अपना आंसर। चलिए, इसने बोला वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको दिमाग ये लगाना है कि बात समावेशी शिक्षा की है, ना कि वंचित बच्चों की। चाहे वो प्रश्न वंचित समूह को मिलाने का हो, चाहे वो पिछड़े बच्चों को मिलाना का हो, चाहे वो दिव्यांग बच्चों को मिलाना हो, आपको दिमाग में एक ही बात रखनी है कि समावेशी शिक्षा का पालन करना है। और समावेशी शिक्षा में एक बात सबसे कॉमन होती है कि सभी बच्चों के लिए फ़ायदा होना चाहिए। क्या? सभी बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए, तभी आपकी समावेशी शिक्षा सही है। तो शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना है। ये आंसर आपका सही जाएगा। जब आप विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके सभी बच्चे उसमें शामिल हो जाएंगे। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित कर रहे हो यानी मना कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए तो आपने प्रोत्साहित कर दिया, लेकिन पढ़ाई के लिए मना कर दिया। तो स्कूल में बच्चा आ रहा है तो केवल एक्टिविटी करने तो आ नहीं रहा, पढ़ेगा भी तो दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये भी गलत। और ट्यूशन तो हमारे लिए हमेशा ही गलत रहेगा। ट्यूशन का तो कोई प्रावधान हमारी शिक्षा में है ही नहीं, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है। सहयोग है, पृथक्करण है, नकारात्मक भेदभाव है, या फिर नामीकरण। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। और 1000 लाइक हमारे कंप्लीट करवाओ भाई, जल्दी क्लास खत्म होने से पहले 1000 लाइक हो जाने चाहिए। तो जिसने नहीं किया कमेंट को नीचे करके लाइक करते रहो। हाँ जी, लिखो जल्दी जल्दी। यूपीटेट का पेपर 1 CDP कब होगा? उसको भी बस 1-2 दिन में कर ही रहे हैं हम। बताओ आंसर बताओ। कोलैबोरेशन, ये ऑप्शन आप दे रहे हैं ज़्यादातर लोग, तो आपका सही है आंसर। समावेशी शिक्षा के लिए सहयोग ज़रूरी है क्योंकि मिलजुल के सीखेंगे, है ना। पृथक करना तो अलग को करते हैं कि बच्चों का बंटवारा कर रहे हैं, इसमें भेदभाव कर रहे हो। इसमें नामीकरण, नामीकरण क्या होता है ना, जैसे हम कह देते हैं ये तो बुद्धू बच्चे हैं, ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और ये तो पिछड़े बच्चे हैं। तो इस तरह से नाम दे देना एक ग्रुप को और उनकी विशेषता अलग कर देना, इसको कहते हैं नामीकरण। तो ये भी एक तरह का भेदभाव होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले समूहों में बच्चों के समूह बनाए जाए। सी ऑप्शन है बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जाए। और डी ऑप्शन है उन्हें पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान का
पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कमेंट में बताएंगे आप। जी, फटाफट अपना आंसर लिखेंगे, और नए लोग जो भी हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको जो है आने वाली क्लासेस का बेनिफिट मिल पाएगा। बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। अब आपकी मैं मैराथन क्लास भी लूँगा जल्दी ही। चलो जल्दी बताओ। आपके सीखने सिखाने के तरीके को मैं सैल्यूट करती हूँ। अच्छा, थैंक यू जी। चलिए देख रहे हैं। इसने बोला एक शिक्षक को वंचित समूह के बच्चों को समावेश करना है। मैंने आपसे अभी पिछले प्रश्न में क्या बताया था, आपको ध्यान देना है समावेशन पे, ना कि बच्चों पे। मतलब एक प्रकार के बच्चों पे नहीं, बल्कि आपको ध्यान देना है कि हमें समावेशन करना है। और समावेशन में एक ही बात कॉमन है, सभी बच्चे इंक्लूड होना ज़रूरी हैं, यानी प्रत्येक बच्चे को महत्व मिल जाए। एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करो जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप एक्सेप्ट करें, यानी सारे बच्चों को, बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, और हर बच्चे को फायदा हो सके इस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगर आप बच्चों की शैक्षणिक क्षमता की पहचान करके उनको समान क्षमता में बांट देंगे, यानी कि जो 80% से ऊपर के बच्चे हैं उनको अलग रख दिया, जो 60% से 80 के बीच में उनको अलग रख दिया, जो 60 से नीचे के हैं उनको अलग रख दिया, तो ये आपने भेदभाव कर दिया, ये समावेशी शिक्षा नहीं हो पाएगी। जाति के आधार पर बांटना भी गलत है आपका। और पुनरुत्पादन जो होता है, यानी याद करी हुई चीज को ही बार बार रिपीट करना, वो भी किसी काम का नहीं है, वो भी गलत होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल भी अच्छा है, परंतु जब उसे सस्वर पठन के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। तो बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या स्वलीनता? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। चलिए कमेंट में लिखिए अपना आंसर। हाँ लिखिए जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर सब लोग। 900 लाइक में हमारा लास्ट लाइक बचा है भाई, कौन करेगा बताओ, एक लाइक बचा है, जल्दी बताओ 900 लाइक कौन कर रहा है। और हम देखते हैं प्रश्न को इसने बोला क्या है। देखो इसने बहुत बड़ा प्रश्न बना दिया, लेकिन एक्चुअल में ये छोटा ही है, सिंपल सा प्रश्न, और ये है कि जब पठन के लिए बोल रहे हैं तब बच्चे का निष्पादन बुरा है। निष्पादन यानी परफॉर्मेंस। बाकी तो उसने एक्टिविटीज लिख दी, गणित में भी अच्छी है, बुद्धि भी अच्छी है, इंग्लिश में भी अच्छी है, सब चीज में अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, इंटेलिजेंट है बच्चा। लेकिन उसको दिक्कत तब आ रही है जब उससे पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, और जब पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो जाहिर है डिसलेक्सिया होगा। डिसलेक्सिया को ही तो पढ़ने में दिक्कत आती है ना, तो सी ऑप्शन राइट हो जाए। रचनात्मकता क्या है भाई? पहला ऑप्शन है बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, दूसरा है लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, तीसरा है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, और डी ऑप्शन है दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कमेंट में लिखिए भाई अपना अपना आंसर। मेरा सीटेट नहीं निकल रहा है सर, क्या करूं आरजू? भाई गारंटी बैच लो, जिसका भी सीटेट नहीं निकल रहा है एक ही मात्र तरीका है, और वो है गारंटी बैच। गारंटी बैच में वो बच्चे भी पास हो गए जो 10-10 साल से फेल हो रहे थे। सच में, इस बार 10 बार से जो सीटेट फेल हो रहे थे, वो भी इस वाले गारंटी बैच में सीटेट पास हो गए। यही लास्ट ऑप्शन है भाई आपके पास, जिसको भी ये लगता है कि सीटेट नहीं निकल रहा या आप कमज़ोर हैं, एक ही तरीका है। रचनात्मकता क्या है? बिना ऊब के किसी काम को बार बार करना है? नहीं, ये रचनात्मकता नहीं है, ये तो आपका इंटरेस्ट हो गया कि भाई उस काम को करने में आपको मज़ा आ रहा है। आपको चाउमीन खाने में मज़ा आता है, रोज़ ही खाए जा रहे हो, सुबह को भी चाउमीन खा रहे हो, दोपहर को भी चाउमीन खा रहे हो, रात को भी चाउमीन खा रहे हो, क्योंकि मज़ा आ रहा है। तो ये नया थोड़ी करा आपने कुछ। हमने क्या बोला था, रचनात्मकता में नया काम होना ज़रूरी है, पुराने काम को बार बार रिपीट करोगे तो वो क्रिएटिविटी नहीं है। लंबे गद्यांशों को रटोगे, रटना भी गलत है। अपसारी ढंग से सोचना, अपसारी का मतलब ही होता है कि आप विभिन्न तरीके से सोच रहे हैं, कुछ नया काम सोच रहे हैं।
ज्यों का त्यों रटोगे यहाँ पे भी सेम चीज़ हो गई। तो आंसर जो है आपका सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है? बोलो कमेंट में एक बार यस और नो। थ्योरी कब पढ़ाएंगे सर? आप तो कमेंट नहीं कर रहे हैं भाई। थ्योरी क्लास जो होती है वो ज़्यादातर तो बैच में ही होती है, और यूट्यूब पे तो मैराथन ही होगी बस थ्योरी की आपकी। बाकी अगर आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी थ्योरी और सब चीज़ें सीक्वेंस से पढ़नी है तो आपका गारंटी बैच ही बेस्ट है आपका, सबसे बढ़िया। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी, थैंक यू। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? पहला ऑप्शन है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान को सक्रिय निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। और डी है उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? लिखेंगे अपना अपना आंसर। और अब आप डेली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो भाई। अगर सीटेट आपको निकालना ही है तो रोज पढ़ना पड़ेगा, है ना? कभी कभी से काम नहीं चलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सर आप अमेजिंग पढ़ाते हो, इग्नोर कीजिए फालतू लोगों को। नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, फालतू लोग थोड़ी हैं, सारे स्टूडेंट ही हैं यहाँ पढ़ने वाले। इसने बोला सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है। सामाजिक यानी मिलजुल के सीखना, और रचनात्मक यानी करके सीखना, किसी भी एक्टिविटी को बच्चा खुद करे। तो सक्रिय हो गया आपका करना, और सामाजिक तो आपका सेम टू सेम हो गया, पहला ही ऑप्शन राइट। निष्क्रिय करेंगे तो रचनात्मक नहीं रहेगा। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये तो सीखने की परिभाषा है। उत्तेजना प्रतिक्रिया, ये व्यवहारवाद हो गया। तो व्यवहारवाद हमें चाहिए नहीं, हमें तो रचनावाद चाहिए, है ना? तो यहाँ पर जो आंसर होगा पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। दूसरा है अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। तीसरा है सराहना पाने के लिए काम पूरा करना। और डी ऑप्शन है साइकिल पाने के लिए प्रथम आना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? कमेंट करेंगे सब लोग। जी लिखते रहो जल्दी से। सर आपको कुछ भी बोल रहे थे इसलिए मैंने बोला। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब देखो, कुछ तो लोग होते ही हैं जो सबको तो खुश नहीं रख सकते हम, है ना? अस्सलाम वालेकुम सर, लास्ट टाइम आपका गारंटी बैच लिया था, शादी के 9 साल बाद भी पास कर लिया। वाह क्या बात है। आपका गारंटी बैच में इतना अच्छे से आपने पढ़ाया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पास हो गया मेरा अरीब जिलानी। वाह क्या बात है। अरीब जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे आपका नाम याद है बिल्कुल अच्छी तरह से, सेमिनार में आप आए थे। क्यों अरीब जी, आप वही हैं ना जो सेमिनार में आए थे? और आपकी बेटी को साइकिल भी इनाम में मिली थी, मुझे पूरा पूरा याद है, ऐसा कुछ है, शायद आप वही हैं। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए इसने बोला आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है। इंटरनल मोटिवेशन मैंने आपको कल बताया था। इसके अंदर आपके 4 चीज़ें आती हैं। अगर 4 चीज़ें मैं यहाँ पे लिखी दूँ तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना? नंबर 1, उस काम को करने में आपकी रुचि होनी चाहिए। नंबर 2, उस काम को करने में आपको मज़ा आना चाहिए, यानी आनंद आना चाहिए। नंबर 3, आपको उस काम को करके संतुष्टि मिलनी चाहिए। किसी काम को करके आप संतुष्ट फील करते हैं तो आप अपने मन से ही कर रहे हैं। नंबर 4, आप अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहे हैं। अगर ये 4 बातें आपको दिखाई दे जाएं किसी भी ऑप्शन में तो वही ऑप्शन आपका आंतरिक अभिप्रेरणा के हिसाब से राइट हो जाता है। ठीक है, ये मेरी ट्रिक्स हैं, मैं इनको छांट के निकालता हूँ। वैसे तो किताबों में तो पूरे 4 पेज पढ़ते रह जाओगे आप। प्रथम पुरस्कार, पुरस्कार बाह्य प्रेरणा होती है। अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए, देखो ये रहा, आपको मिल गया सीधे टैग वर्ड। सराहना पानी है यानी तारीफ सुनने के लिए कर रहे हैं आप, तो भी गलत ही है, आप बाह्य प्रेरणा पे हैं। इनाम पाने के लिए कर रहे हैं तो भी बाह्य प्रेरणा है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही गया। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात आपको? जी
आपको कोई कुछ बोले तो मैं सुनूंगी नहीं सर जी। आप मेरे गुरु हो। आप ही मोटिवेट होती हूँ आपसे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं बोल रहा है अब। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन ए। प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना शामिल है। तर्क है भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है। तो इन दोनों में से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है, उसके हिसाब से बताएंगे आप अपना आंसर। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। सर जी मेरा गिफ्ट रह गया है, शिव कुमारी। भाई गिफ्ट उसी को मिला जो सेमिनार में प्रेजेंट था, अब जो नहीं आया उसको कैसे मिलेगा? तो अब आप अगले सेमिनार में आइए, तब आपको गिफ्ट मिलेगा। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर सब लोग। और 1,000 लाइक हमारे होने ही वाले हैं भाई, तो जल्दी से लाइक कर दो, जिसने नहीं किया कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो। गारंटी बैच में एक बार में ही ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ सर, सीटेट पास किया है। वाह बहुत बढ़िया। हाँ वहाँ पे भी आए थे 2 लोग, मुझे नहीं पता कि आप ही थे वो या कोई और। सेमिनार में भी 2 लोग आए थे, ब्लाइंड पर्सन थे, दोनों ने सीटेट पास किया था इसी वाले गारंटी बैच में। इन्होंने बोला प्रभावी शिक्षण के छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना है। सही बात है। उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना है। सही बात है। यानी आप जब टीचिंग कर रहे हैं तो आपके जो स्टूडेंट हैं वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। अगर वो आपसे डरे रहेंगे या आपके सामने बोल ही नहीं पा रहे, तो फिर आपकी क्लास किसी काम की नहीं है। तो आपको ऐसा माहौल बनाना है कि बच्चे आपके क्लास में स्वतंत्र भी महसूस करें और आपसे खुल के बात भी कर सकें। भावनाएं, सीखना और भावनाएं परस्पर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हमने पहला ऑप्शन सही किया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आपके जो इमोशन हैं वो आपकी लर्निंग पे इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि आपस में जुड़े हैं। तो दोनों बातें सही हो गई, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाए। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? महारत उन्मुख विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। दूसरा है मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। तीसरा ऑप्शन है बहुत ही आसान लक्ष्य तय करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते। फोर्थ है आपका सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका। लिखिए अपना अपना आंसर। हाँ जी लिखो जल्दी जल्दी। मेघा, क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। मंगल सिंह जी दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो भाई, अगर सीटेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये थोड़ी है कि जिंदगी से हार के बैठ जाओगे, अब करना तो है ही ना। तो इस बार फिर से तैयारी करो, नया आपका पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, तैयारी करो, बात खत्म। जी लिखिए अपना अपना आंसर सब लोग। ब्लाइंड लोग कैसे एग्ज़ाम दे पाते हैं और पास होते हैं? ब्लाइंड लोग एग्ज़ाम ऐसे देते हैं कि उनके साथ में एक राइटर जाता है। तो वो पर्सन जो है उनका, वो बोल के बताते हैं, मतलब जो उनके साथ में जो रहेगा बंदा, वो पढ़ के बताएगा पहले प्रश्न को, वो सुनेंगे, और सुनने के बाद वो कहेंगे कि ये वाला ऑप्शन सही है हमारा, तो फिर वो उसकी मार्कशीट में उसी गोले को भर देगा, है ना। वो पर्सन उनके साथ में विश्वास वाला बंदा होना चाहिए भाई, ये तो अब डिपेंड करता है कि आप उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। तो साथ में एक राइटर आपके लिए जाता है। एक बार मैं भी गया था। महारत उन्मुख विद्यार्थी सीखने के लिए तय करते हैं लक्ष्य, बिल्कुल सही बात है। मानते हैं कि क्षमता स्थिर है, नहीं, वो क्षमता को वृद्धिशील मानते हैं। तभी तो पढ़ेंगे ना आगे, तभी तो आगे मेहनत करेंगे अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। तो क्षमता स्थिर नहीं होती, बल्कि वृद्धिशील होती है। बहुत ही आसान लक्ष्य तय करेंगे, गलत। आसान लक्ष्य नहीं, बल्कि वो मुश्किल लक्ष्य तय करते हैं ताकि कुछ नया सीख सकें। सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता करेंगे, सॉरी सहायता ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है, चाहे आप बड़े हों छोटे हों। फर्स्ट और फोर्थ सही है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर। चलो जी आगे आते हैं। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को नज़रअंदाज करना चाहिए, या फिर उस पर उन्हें सज़ा होनी चाहिए, या फिर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, या फिर प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चलिए कमेंट बताइए अपना आंसर बताओ। कमेंट में जल्दी से अपना आंसर बताओ।
1000 लाइक में हमारा लास्ट लाइक बचा है भाई, बताओ कौन करेगा 1000 वाला लाइक पूरा जल्दी। कमेंट को नीचे करके जल्दी 1000 वाला लाइक कर दो, कौन है वो लक्की पर्सन। और अब रेगुलर आपको लाइव क्लास में डेली ही आना है। हमारी लाइव क्लास शाम 7 बजे स्टार्ट होती है। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो नोट कर लो टाइम। अगर आपने डेली लाइव क्लास कर ली ना तो ज़बरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। आप एक ही क्लास में पता चल जाएगा, आज की क्लास देख के ही पता लग जाएगा आपको कि किस लेवल की पढ़ाई होती है। इतना मज़ा आता है ना पढ़ाई में, आसान तरीके से सारी चीज़ें सीखते चले जाओगे। तो रोज़ लाइव आना है आपको, है ना। बोलो लाइव आओगे ना डेली, एक बार कमेंट में यस लिखो जल्दी से। जो जो लाइव डेली आएगा बोलो। सर मैं भी आई थी सेमिनार में। अच्छा बहुत बढ़िया, वहाँ तो हज़ारों लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे सेमिनार में। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने को नज़रअंदाज नहीं करना आपको, क्योंकि बच्चों के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका बच्चा आपसे अगर प्रश्न पूछ रहा है तो उसके मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए हैं, तभी आपसे कुछ पूछ रहा है। तो उसके मन में जो विचार आए हैं उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये टीचर का ही काम है। सज़ा देंगे आप? नहीं। अनुमति नहीं देंगे, गलत। अनुमति देंगे आप, ये बल्कि अनुमति नहीं देंगे, बल्कि उनको मोटिवेट करेंगे कि प्रश्न पूछो आप एज अ टीचर खुद कहेंगे बच्चों से पूछो प्रश्न हमसे। बच्चे तुम्हारे दिमाग में कोई बात आ रही है तो पूछो, है ना। तो बच्चों को और मोटिवेट करना है ताकि बच्चे अपने दिमाग में और ज़्यादा सवाल उत्पन्न कर सकें और उनका चिंतन बढ़ सके। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट है, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक, पहला ऑप्शन है उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। दूसरा है उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं। तीसरा है उन्हें किसी तरह की स्वायत्ता प्रदान नहीं करते हैं। और डी है खोज आधारित खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सब लोग अपना आंसर लिखेंगे। यस सर, हम डेली आने के लिए लाइव रेडी हैं। बहुत बढ़िया। कब से स्टार्ट हुआ है क्लास? कल ही स्टार्ट हुआ है भाई, एक ही दिन हुआ है अभी सिर्फ। और शाम 7 बजे डेली होता है। देखो इसने बोला विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब टीचर उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखे, तो गलत है। अपेक्षा तो रखनी पड़ेगी भाई। टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उम्मीद भी रखेगा कि बच्चा सीखेगा, 1 महीने में 2 महीने में इतना कुछ सीखेगा। उम्मीद तो आपको रखनी ही पड़ेगी। उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षा रखोगे आप तब भी गलत है। आपको एक लेवल की अपेक्षा रखनी पड़ेगी कि मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ तो ये 2 महीने में 10 तक के पढ़े तो सीख ही जाएगा, है ना। अगर आप कहेंगे कि 2 महीने में 2 का पढ़ा सीखेगा तो ये तो बेकार की अपेक्षा है ना आपकी, आप उसे कुछ लेवल को बढ़ा ही नहीं पाएंगे। उन्हें किसी तरह की स्वायत्ता नहीं दे रहे आप, यानी बच्चों को कोई स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपनी मर्जी चला सकें, अपना दिमाग चला सकें, तो ये भी गलत है। खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चे खुद से काम कर पाएंगे। अन्वेषण का मतलब होता है नए ज्ञान की खोज करना। यह बच्चा खुद करेगा, टीचर नहीं करेगा, बच्चा करेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। अब देखिए इसने क्या बोला। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नए ज्ञान के अर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये उदाहरण है कौन सी क्लास का? यहाँ पे आपको प्रश्न में ही आंसर दिया गया है कि आपकी जो क्लास है उसमें अन्वेषण भी हो रहा है, खेल भी खेले जा रहे हैं, बच्चा एक्टिविटीज भी कर रहा है। तो ऐसा कौन सी क्लास में होता है वो बताना है आपको। यहाँ पर क्लास दी गई है आपकी। दिखने में बड़ा लग रहा है प्रश्न, बाकी इजी है। बाल केंद्रित कक्षा से प्रश्न है तो जाहिर है इजी ही होगा। एक प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण है जिसमें बच्चे को करके सीखने का मौका मिले, या फिर परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारिता रहे, या एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान के अलग हटकर बाल केंद्रित गतिविधियों से सिखाए, या फिर एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीके ना आते हों, केवल एक ही तरीका आता हो। तो बताओ इनमें से कौन सी बात पॉजिटिव है? अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में एक गलती है, यहाँ फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ फर्स्ट और थर्ड है, तो ये ध्यान रख लेना। चलो अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। चलिए जल्दी जल्दी बताइए अपना अपना आंसर। सर गारंटी बैच का क्या फीस है? गुलाब शाह, गुलाब शाह जी आप ऐप पे जाके देख लो, वहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ें दिख जाएंगी। ऐसे टीचर एकेडमी का ऐप जाओ,
ऐप है ऐसे टीचर एकेडमी का, प्ले स्टोर पे वहाँ से देख लो। देखो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि उसने बोला है ऐसी कक्षा चाहिए जिसमें अन्वेषण हो, जिसमें नए ज्ञान का सृजन हो। तो जाहिर है बाल केंद्रित कक्षा की बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन राइट। प्रगतिशील कक्षा है। परंपरागत कक्षा ये नहीं है, क्योंकि हम टीचर की सक्रियता पर कम ध्यान देते हैं, हमें ध्यान देना है बच्चे की सक्रियता पर। और हमें परंपरागत कक्षा नहीं चाहिए, हमें आज की या तो प्रगतिशील कक्षा या बाल केंद्रित कक्षा चाहिए। एक ऐसी कक्षा जहां टीचर किताबी ज्ञान से अलग हटके बाल केंद्रित गतिविधियों से सिखा रहा है, तो ये भी सही बात हो जाएगी। एक ऐसी कक्षा जहां टीचर को एक ही तरीका आता है, दूसरे तरीके आते ही नहीं हैं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पहला और तीसरा ही आंसर राइट होगा, यानी यहाँ आंसर बी ऑप्शन राइट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? कथन ए है आपका, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और तर्क है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। तो ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में बताएंगे अपना अपना आंसर। चलो जल्दी लिखो। देखो इसने बोला शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो गलत कर दिया इसने, क्योंकि हमें करनी चाहिए। हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके दैनिक जीवन, उनके सामाजिक संदर्भ का चर्चा करना, इंक्लूड करना, उनके डेली लाइफ के एग्जाम्पल देना ज़रूरी होता है। इसने नहीं कर दिया तो गलत हो गया। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाएंगे, ये बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपकी लर्निंग में आपके समाज का, संस्कृति का सबसे बड़ा रोल है। तो इसने यहाँ पर भी गलत कर दिया, यानी दोनों ही ऑप्शन गलत कर दिए इसने, डी ऑप्शन राइट जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, और ये आज का लास्ट प्रश्न था, यहीं पर करते हैं क्लास को फिनिश। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी नहीं किया। और जिन लोगों को बैच में एडमिशन लेना है, तो मैं आपको यहाँ पर अपने नंबर दे रहा हूँ अकेडमी के, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीटेट गारंटी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके अपना एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐप आप डायरेक्टली एस से टीचर एकेडमी के ऐप पे जाके भी बैच ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कॉल करके भी ले सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा अगर किसी और नंबर से आपके पास कॉल आए तो समझ लेना वो नंबर फ्रॉड है, वो किसी कहीं और से ही है ना। हमारी एकेडमी के सिर्फ यही नंबर हैं, और इन्हीं में से किसी भी नंबर से आप बात करेंगे तो वेरीफाई कर लेना, इन्हीं में से किसी भी नंबर से बात करके ही आप पेमेंट देंगे। इसके अलावा अगर कोई और नंबर हो तो आप पेमेंट मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कोई भी कर सकता है, बाहर का व्यक्ति। समझ रहे हैं आप बात को? यूपी टेट की भी तैयारी आपकी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, बस मैं लगा हूँ उसी में ही। सेवारत शिक्षक हूँ सर, यूपी टेट लिया हूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा यूपी टेट का बैच एक्टिव नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, एक्टिव सारे बैच हैं सभी के। और अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सअप करिए हमें इस पे नंबर पे, हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। लैंग्वेज में हिंदी और उर्दू ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ सवाल किसी का? सर जी मैं बोल रही हूँ, मैं सेमिनार में आई थी बट गिफ्ट नहीं ले पाई। शिव कुमारी, क्यों नहीं? आप जल्दी चले गए होंगे फिर, इसका मतलब दोपहर को ही, है ना? क्योंकि ऐसा तो कोई एक भी बंदा नहीं बचा था, बल्कि बाद में तो जब जो बाद में लोग बचे थे वो दो दो गिफ्ट लेके गए हैं, क्योंकि गिफ्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, तो हमने दो दो दे दिए थे उनको। तो आप या तो सुबह ही चले गए होंगे, यही हुआ होगा। आपके जैसे सीडीपी कोई नहीं पढ़ाता, तो कहीं और पढ़ने की ज़रूरत क्या है, यहीं पढ़ो है ना। चलिए, और कुछ? सर इस बार फिर लेना पड़ेगा क्या गारंटी? अगर आपने पहले ले रखा है तो नहीं लेना पड़ेगा आपको, उसी में अपडेट कर दिया जाएगा।
सीडीपी कितना तारीख का क्लास हुआ है, क्या मतलब है, मैं समझा नहीं आपकी बात को। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी को, बेस्ट ऑफ लक।